रेलवे एनडीपी CPYQ सीरीज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स वन शॉट अंतिम भाग 4, प्रश्न संख्या 170 से 212। नमस्कार। तो चलिए इस सीरीज के आखिरी भाग को शुरू करते हैं। जी, तो पहला सवाल है प्रश्न संख्या 171। ये 1991 के सुधारों के बारे में है। सवाल है कि इन सुधारों के बाद रोजगार के अवसरों का क्या हुआ। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है कि निजी और सेवा क्षेत्रों में खास तौर पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। हाँ, मतलब एक पूरा शिफ्ट हुआ सरकारी नौकरियों से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। बिल्कुल, उदारीकरण के बाद IT, बैंकिंग, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स एकदम से बूम कर गए और ज्यादातर नई नौकरियां यहीं पैदा हुई। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न 172 पर। चतुर्थक स्तर यानी क्वार्टनरी एक्टिविटीज की गतिविधियां मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? ये गतिविधियां सूचना और अनुसंधान से जुड़ी हैं। मतलब R&D, IT, कंसल्टेंसी, ये सब इसमें आता है। ये किसी भी विकसित होती अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। समझ गया। अगला सवाल, प्रश्न 173। किस पंचवर्षीय योजना के तहत लघु उद्योगों को विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यह दिलचस्प है क्योंकि दूसरी योजना तो भारी उद्योगों के लिए जानी जाती है ना। हाँ, पर साथ ही ये भी सोचा गया कि रोजगार पैदा करने के लिए और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। तो एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश थी। ठीक है। प्रश्न 174। भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक मौसमी बेरोजगारी मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है? इसका जवाब तो काफी सीधा है। ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय काम होता है और बीच में नहीं। जी बिल्कुल वही। चलिए वापस 1991 के सुधारों पर आते हैं। प्रश्न 175। सुधारों के बाद किस संकेतक में सबसे ज्यादा सुधार हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार में। ये सबसे पहला और सबसे तेज सुधार था। हमारा भंडार जो लगभग खत्म हो चुका था वो तेजी से बढ़ने लगा, जिससे देश की आर्थिक साख वापस लौटी। सही कहा। प्रश्न 176। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS कौन सा संगठन आयोजित करता है? ये सर्वेक्षण NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। यही हमें रोजगार और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े देता है। ठीक है, अब एक और चुनौती की बात करते हैं। प्रश्न 177। उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती थी सस्ते आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। मतलब बाहर से आने वाला सस्ता माल। जी, खासकर चीन जैसे देशों से। हमारे घरेलू उद्योगों के लिए उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। अगला सवाल शिक्षा से जुड़ा है। प्रश्न 178। ग्रामीण शिक्षा पर खराब बुनियादी ढांचे का सबसे सीधा प्रभाव क्या है? इसका सबसे सीधा असर है छात्रों की उच्च अनुपस्थिति। अगर स्कूल में सुविधाएं ही नहीं होंगी, शौचालय नहीं होगा, पीने का पानी नहीं होगा, तो बच्चे स्कूल क्यों आएंगे? बात तो सही है। अब एक बड़े आर्थिक सुधार पर आते हैं। प्रश्न 179। जुलाई 2017 में कई अप्रत्यक्ष करों की जगह कौन सा कर लागू किया गया? वो था GST यानी वस्तु एवं सेवा कर। एक राष्ट्र एक कर वाला कॉन्सेप्ट। जी हाँ। ठीक है, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रश्न 180। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित था? पहली योजना का पूरा फोकस कृषि और सिंचाई पर था। उस समय देश के लिए खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और फिर दूसरी योजना ने गेयर बदल दिया, जैसा हमने पहले बात की। तो प्रश्न 181 भी उसी से जुड़ा है। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की नींव रखी? इसका जवाब भी दूसरी योजना ही है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब तभी स्थापित हुए। चलिए अब गरीबी के माप पर आते हैं। प्रश्न 182। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी मापने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है? तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय को आधार माना था। सिर्फ खाने पर खर्च नहीं, बल्कि कुल खर्च। हाँ, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी शामिल है। ये एक ज्यादा व्यापक नजरिया था। अच्छा। प्रश्न 1183, 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण दिया था? ये ऋण हमें IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिला था। और उन्हीं की शर्तों के तहत हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था। जी, ये उस लोन पैकेज का हिस्सा था। प्रश्न 184, ये PPP मॉडल के बारे में है। कौन सा कथन सार्वजनिक निजी भागीदारी की विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सबसे सही वर्णन यह है कि सरकार और निजी संस्थाएं जिम्मेदारियों और जोखिमों को कुशलतापूर्वक साझा करती हैं। मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं और फायदा नुकसान भी साझा करते हैं। हाँ, एक तरह से यही है। ठीक है। प्रश्न 185, किस बजट सत्र में मिशन अंत्योदय को अपनाया गया था? इसे केंद्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया था। प्रश्न 186, भारत में तृतीयक गतिविधियों यानी टर्शरी एक्टिविटीज की वृद्धि आर्थिक विकास को कैसे दर्शाती है? देखिए, जब किसी देश में सेवा क्षेत्र बढ़ता है तो ये दिखाता है कि वहाँ बेहतर सेवाएं हैं, शहरी विकास हो रहा है और लोगों की मांग बढ़ रही है। ये विकास का एक स्पष्ट संकेत है। सही है। अब एक तथ्यात्मक सवाल। प्रश्न 187। मार्च 1950 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। अगला प्रश्न 188। ये FRBM अधिनियम के बारे में है। मूल अधिनियम के तहत 2008-9 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि इसे GDP के 3% तक लाया जाए। हालांकि वो लक्ष्य हासिल करना हमेशा एक चुनौती रहा है। जी बिल्कुल। प्रश्न 189। कौन सा संकेतक लैंगिक असमानता सूचकांक GII का हिस्सा नहीं है? खाद्य उपभोग इसका हिस्सा नहीं है। GII मुख्य रूप से स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न 190 पर। किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP की शुरुआत की गई? IRDP की शुरुआत छठी योजना में हुई थी। इसका मकसद ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार करना था। ठीक है। अगला सवाल 191।
स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का वर्चस्व था? जैसा हमने पहले भी बात की, उस समय कृषि क्षेत्र का ही वर्चस्व था। और यह स्थिति काफी समय तक बनी रही। जी बिल्कुल। प्रश्न 192, इनमें से कौन सा 1991 के नई आर्थिक नीति सुधारों का हिस्सा नहीं था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये तो 1969 और 1980 में हुआ था, जो सुधारों से काफी पहले की बात है और एक अलग विचारधारा का हिस्सा था। हाँ, वो समाजवाद से प्रेरित था, जबकि सुधार बाजारवाद से। सही। प्रश्न 193, 1947 से 1991 के बीच भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का था? इस पूरी अवधि में कृषि क्षेत्र का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। अगला सवाल 194, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुख्य फोकस क्या था? इसका मुख्य फोकस भारी औद्योगिकरण पर था, बड़े बड़े कारखाने लगाना। अब एक आधुनिक योजना के बारे में सवाल। प्रश्न 195, पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम किस वर्ष के तहत अधिसूचित राज्यों के लिए उपलब्ध है? ये अधिनियम 2014 का है, तो सही जवाब है 2014। ठीक है, अब जरा व्यापार के रुझानों को देखते हैं। प्रश्न 196, 1991 से 2020 के बीच भारत के निर्यात आयात के रुझान क्या दर्शाते हैं? ये दिखाते हैं कि आयात में निर्यात से ज्यादा वृद्धि हुई और हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है, जो आज भी एक चिंता का विषय है। हाँ, ये लगातार बना हुआ है। प्रश्न 197, निर्यात उन्मुख नीतियों का भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे खाद्य पदार्थों की कमी हुई और कुछ मामलों में अकाल जैसी स्थिति भी बनी, क्योंकि किसान नकदी फसलों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अच्छा, अगला सवाल 198, कौन सा भारत के 8 प्रमुख अवसंरचना उद्योगों का घटक नहीं है? दूरसंचार यानी टेलीकॉम इन 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं है। अब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। प्रश्न 199, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में 100% घरों तक विद्युतीकरण पहुंचाना था? ये सौभाग्य योजना थी और इसने काफी हद तक अपना लक्ष्य हासिल भी किया। जी, ये काफी सफल रही। प्रश्न 200, 1991 के सुधारों के हिस्से के रूप में कौन सा प्रमुख राजकोषीय सुधार लागू किया गया था? तब संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मॉडवाद की शुरुआत की गई थी, जो बाद में सेनवैट और फिर जीएसटी का आधार बना। अच्छा, तो ये जीएसटी की तरफ पहला कदम था एक तरह से, कह सकते हैं। प्रश्न 201, उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? पर्यटन क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। पीएलआई मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित है। अगला सवाल 202, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में सही कथन ये है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजीज में संगठित करना है, खासकर महिलाओं को। जी, इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रश्न 203, बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास के पहिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वस्तुओं, सेवाओं और पहुंच की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। इसके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। बिल्कुल, जैसे गाड़ी पहियों के बिना नहीं चल सकती। वही बात है। प्रश्न 204, कौन सा सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को संयोजित करता है? ये है मानव विकास सूचकांक यानी HDI, जो किसी देश के विकास का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। जी। अगला सवाल 205, 1990 के दशक की नीतिगत रणनीति को परिभाषित करने वाले 3 भाग क्या थे? ये थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG। इस पर तो हमने शुरू में ही बात की थी। जी। ये तो सुधारों का मूल मंत्र था। प्रश्न 206, भारत में 50 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य किस योजना का है? ये आयुष्मान भारत PMJAY योजना का लक्ष्य है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रश्न 207, किस कारक ने भारत में ग्रामीण संकट में सबसे कम योगदान दिया है? दिए गए विकल्पों में से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च साक्षरता स्तर ने संकट में सबसे कम योगदान दिया है, बल्कि साक्षरता तो संकट को कम करने में मदद करती है। सही बात। प्रश्न 208, ये PMEGP योजना के बारे में है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा की परियोजनाओं के लिए पात्रता मानदंड क्या है? इसके लिए लाभार्थी को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अब एक और योजना, प्रश्न 209, कौन सी योजना कम सेवा वाले हवाई अड्डों तक किफायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देती है? ये उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक। हाँ। प्रश्न 210, ये थोड़ा दिलचस्प है। सकल नामांकन अनुपात यानी GER कभी-कभी 100% से ज्यादा क्यों हो सकता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थी भी नामांकित होते हैं। मतलब अगर पहली कक्षा की उम्र 6 साल है पर उसमें 7 या 8 साल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो अनुपात 100% से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ये बात है। अब आते हैं प्रश्न 211 पर। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अंतर राज्य मालवाहक वाहनों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करना है, ताकि ट्रकों को हर राज्य में अलग परमिट न लेना पड़े। और अब इस सीरीज का आखिरी सवाल, प्रश्न 212, कौन सी योजना उन बस्तियों को हर मौसम में चलने योग्य सड़क संपर्क प्रदान करने पर केंद्रित है जहां अभी तक संपर्क नहीं है? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ग्रामीण भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। तो इसी के साथ हमारी ये इकोनॉमिक्स 1 शॉट सीरीज समाप्त होती है। जी, उम्मीद है ये सभी के लिए उपयोगी रही होगी। इस प्रस्तुति को पसंद करने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी शंकाओं पर टिप्पणी करें और इस उन दोस्तों के साथ साझा करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।